हम स्टार्ट करते हैं इसमें एक्सरसाइज 4.6 का जो बेसिक है। मैं इस वीडियो में मैं बेसिक्स क्लियर करूंगी यहाँ पर। तो ये 4.6 में हमारे पास क्या टॉपिक है, हमारे पास टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। हम जो करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम यहाँ पर ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज है। तो इसमें इस टॉपिक का यूज किया गया है, इस टॉपिक को समझाया गया है। तब स्टार्ट करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है ये, किस टाइप की होती है। तो हम क्या होता है इसके अंदर जो हमारे पास लीनियर सिस्टम इक्वेशन होती है कुछ इस टाइप की होती है। a1x b1y c1z इक्वल्स टू d1, ठीक है। फिर होती है ये a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस में b3y प्लस में c3z इक्वल्स टू d3, ठीक है। तो ये हमारे पास है लीनियर सिस्टम इक्वेशन, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है। अब क्या होता है इसके अंदर कि हम इसको इस पूरे लीनियर इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b। तो लीनियर इक्वेशन सिस्टम कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसे। तो अब देखो ये a मैट्रिक्स क्या होती है, ये x क्या है, ये b क्या है। तो अब मैं इसको क्लियर करती हूँ कि a मैट्रिक्स क्या है। हम ना इस लीनियर सिस्टम इक्वेशन में से a मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। तो a मैट्रिक्स कैसे होती है, तो ये जो x y z तीनों इक्वेशंस में जो x y z के जो कॉफिशिएंट है ना वो हमारे a मैट्रिक्स में आती है। जैसे x का जो कॉफिशिएंट है वो ये क्या है a1, तो यहाँ पर a1, फिर y का कॉफिशिएंट कितना है b1, फिर z का कॉफिशिएंट c1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में जाओ तो x का कॉफिशिएंट a2, फिर y का b2, इसका c2 हो जाएगा। इधर जाओगे तो आपको इस x का कॉफिशिएंट क्या मिल रहा है a3, तो a3 यहाँ पर b3 और यहाँ c3। तो आपको ये मिला है a मैट्रिक्स। क्लियर यहाँ तक। तो इस पूरी लीनियर सिस्टम इक्वेशन में से हम a कैसे निकालते हैं, a सिर्फ इसमें से ही फाइंड आउट होता है, इस वाली मैट्रिक्स में से। इस वाली मैट्रिक्स में से a फाइंड आउट होगा, जो वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो a मैट्रिक्स में आ जाएंगे। अब देखो हम a तो हमें मिल गया, अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। अब ये x कहाँ से मिलेगा, अब देखो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज है क्या क्या, x y z, यहाँ भी x y z, इसमें भी x y z। तो ये जो वेरिएबल x y z इनको ये हमारे पास आ जाते हैं x मैट्रिक्स के, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास x मैट्रिक्स। अब हमारे पास ये b क्या है, अब ये जो b होता है ना, ये b कैसे निकलता है। अब आपके पास जो राइट हैंड साइड पे इक्वल के राइट हैंड साइड पे जो नंबर होते हैं वो हमारे पास b मैट्रिक्स के होते हैं। तो यहाँ क्या क्या दे रखे हैं, d1 d2 d3। तो आपको a मैट्रिक्स मिला, आपको x मिला, आपको b मैट्रिक्स भी मिल गया। क्लियर यहाँ तक। तो आपको ये तीनों मैट्रिक्स मिल गई हैं। अब क्या करते हैं, हम इनको आगे सॉल्व करते हैं। देन हम जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होता है। तो देखो यहाँ पर ना हमारे पास केस लगता है एक, हम इसको केस 1 कहते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, हम इसको फर्दर आगे तभी सॉल्व करेंगे जब आप a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। देखो क्यों मैंने ऐसा काम क्यों किया है कि हम इसको तभी सॉल्व करेंगे। देखो ax इक्वल टू b, मैं अभी इसको सॉल्व करके बताऊंगी। जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ, इस केस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वैसे केस यही है, ax इक्वल टू b, इसको केस 1 भी मान के हम काम कर सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई करी, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। जैसे मैं प्री मल्टीप्लाई कराऊंगी इस इक्वेशन में a इनवर्स की, तो यहाँ पर a इनवर्स हो जाएगा ये a और ये x इज इक्वल टू b, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर भी तो प्री मल्टीप्लाई कराती हूँ, ये भी a इनवर्स बन जाएगा। अब क्या होगा, जो आपका a इनवर्स a है ना, ये आइडेंटिटी बनाता है। आप किसी भी एग्जाम्पल को लेके ऐसे काम कर सकते हैं। तो आपको हमेशा आइडेंटिटी मिलेगा इनटू में x इक्वल किसके चल रहा है, a इनवर्स b के। तो अब क्या होगा, जब आप कभी भी आई एक्स की मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x मिलेगा इक्वल्स टू a इनवर्स b। क्लियर यहाँ तक। इट मीन्स ये कि जब मैंने इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व किया तो मेरे पास ये इक्वेशन आई है ना,
इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर मेरे पास ये इक्वेशन आई है। तो मीनिंग ये है कि मुझे इस फॉर्म में लेके काम करना है। Ax इक्वल और B की हमें मैट्रिक्स फाइंड करनी है बाय दिस इक्वेशन से। फाइंड करने के बाद मुझे क्या करना है, उस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स की किससे मल्टीप्लाई करानी है, बी से। जब मैं इनवर्स की मल्टीप्लाई करा दूंगी बी से, मल्टीप्लाई कराने के बाद मेरे यहाँ किसकी मैट्रिक्स निकल आएगी, एक्स की। और हम यहाँ पर एक्स क्या लेके चले, यहाँ पर एक्स वाई जेड। तो यानी जब आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो लेट, अभी हम यहाँ लेट कर लेते हैं। यहाँ मैंने लेट किया है कि मेरे पास यहाँ पर इस ए इनवर्स जो भी आपकी मैट्रिक्स आई और बी आपके पास जो यहाँ पर गिवन है, इनको आपने जो मल्टीप्लाई कराया तो लेट कर लिया, मेरे पास यहाँ पर ए बी सी आ गया, ठीक है ना। और ये जो एक्स थी, एक्स आपके पास क्या है, एक्स वाई जेड। क्लियर यहाँ तक। फिर आप इसको कंपेयर कीजिए, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, एक्स इक्वल टू ए आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप सेकंड को सेकंड से कंपेयर कीजिए, फिर जेड को, थर्ड एलिमेंट को थर्ड से कंपेयर कर लीजिए। तो इट मीन्स क्या है कि आप एक्स वाई जेड की वैल्यू आप निकाल रही हैं। तो क्लियर यहाँ तक। तो इट मीन्स क्या हुआ यहाँ पर कि लीनियर सिस्टम इक्वेशन में जो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं उनकी वैल्यूज निकाली गई हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो कौन कौन से वेरिएबल यूज किए गए थे, एक्स वाई जेड का यूज किया गया था। तो यहाँ पर किसके लिए निकली, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकली। तो मीनिंग ये है, मैं आपको पूरा मेथड डिस्कस करती हूँ इसमें कि आपको लीनियर सिस्टम इक्वेशन दी होगी, आप ए एक्स बी की वैल्यू मैट्रिक्स फाइंड करेंगे इस इक्वेशन के जरिए। आप फिर क्या लिखेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी लिखेंगे, देन प्री मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तो मैंने समझा दिया डायरेक्ट भी। अब आप एक दो क्वेश्चन में करिएगा, फिर डायरेक्टली आप कोई हैबिचुअल हो जाओगे इस चीज के। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है ना। ए इनवर्स बी तो आपको पता है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। देखो मैंने यहाँ तो डायरेक्टली किया, मैंने आपको पता कि इनवर्स की किससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, बी से। जब इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो आपके पास मान लिया कि ये नंबर आ गई, ये मैट्रिक्स आपके पास आ गई, देन आप कंपेयर कर सकते हैं। तो लेकिन ना इसको भी सॉल्व करने के अभी काफी चीजें हैं, मतलब काफी क्या, ए इनवर्स जब आप सॉल्व करते हैं आपको पता है कि इनवर्स हम कब निकालते हैं। अब ये तो था आगे का पैटर्न, बट मैं अभी यहाँ पर इसके बारे में और समझाती हूँ। यहाँ पर तो देखो क्या सिस्टम रहा है यहाँ कि ए इनवर्स, आप मैंने अभी आपको ये इक्वेशन बताई कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक सेकेंड, x इज इक्वल टू ए इनवर्स मैंने आपको बताया। अब देखो ए इनवर्स कब निकलता है, ए इनवर्स निकलता है एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट है। क्लियर यहाँ तक। तो एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट है। तो अब देखो इनवर्स निकालने के लिए आप किसी भी मैट्रिक्स का सबसे फर्स्ट काम क्या करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम कहेंगे कि जो इनवर्स है वो डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो हम इनवर्स नहीं निकालते। अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हम ये कहेंगे कि जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, है ना। ये हम 2 पॉइंट की बात कर दी हमने इनवर्स की कि जब 0 के इक्वल आता है तो हम क्या लिखते हैं, नॉट इक्वल टू 0 आता है हम क्या लिखते हैं। देखो अब क्या होता है, थर्ड पॉइंट, ये थे दोनों इनवर्स के बारे में बात है। हाँ, तीसरी बात मैं कहूंगी, जब कभी हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, जब कभी भी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं उसे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो हम उसे कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। क्लियर। तो मीनिंग है कि जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास क्या होता है 0 के इक्वल आ गया तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। और आपको ये दोनों चीजें भी क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब ये तो थी आपकी सिंपल चीज। अब हम बात करते हैं आगे इसी पे डिटर्मिनेंट के केस पे हम बात करते हैं। देखो अब मैं इस वाले चीज को आगे बढ़ाती हूँ, इस वाले पार्ट को मैं आगे बढ़ाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं केस लेती हूँ फर्स्ट। क्या है कि लेट कर लिया कि जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 है,
अब देखो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 के बराबर नहीं है। तो अगर 0 के बराबर नहीं है तो इट मीन्स कि हमारे पास जो इनवर्स होगा वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी बात, जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है ए, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसी है? ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? दूसरी बात, अब ना इस टॉपिक में जो हमारा मेन जो हमारे पास काम होता है वो हमारे पास काम होता है कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट का। किसका काम होता है? कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। तो अब क्या काम करेंगे हम इसके अंदर? देखिए, अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, यानी कुछ ना कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर आ रहा है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और द गिवन सिस्टम of equation is consistent and unique solution. तो मीनिंग आपको अब ये समझने वाली बात है कि जब डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा तो उस पार्ट का उस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी है। दूसरी बात, जो हमारे पास गिवन सिस्टम इक्वेशन दे रखी है वो कैसी है? कंसिस्टेंट है, और उसका क्या एग्जिस्ट करेगा? यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये हमारे पास केस कब लगेगा? जब डिटरमिनेंट किसके बराबर है? 0, नॉट इक्वल टू 0 के। अब क्या है, अब मैंने क्या बात करती हूँ कि मैं यहीं पर आपको एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। केस 1 है, केस 1 का यही एक एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करके बताती हूँ। तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल कंसीडर करती हूँ आपके लिए, जो आपको डायरेक्टली समझ आ जाए। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल ले, आपके एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 और 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू 3, ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया, क्योंकि अभी हमारे पास का केस 2 चलेगा। तो केस 1 केस 2 आपका मिक्स ना हो, इस वजह से मैं केस 1 समझा के उसी का एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो क्या है? x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 हो गया। क्लियर? अब क्या करना है हमें, कि मैंने आपको बताया था कि हम जो लीनियर सिस्टम इक्वेशन है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ax इक्वल टू b फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब हमें a मैट्रिक्स फाइंड करनी है, हमें x मैट्रिक्स देखनी है, हमें b मैट्रिक्स भी फाइंड करनी है। क्लियर? अब देखो, जो a मैट्रिक्स है वो क्या है? मैंने बोला कि ए मैट्रिक्स में लीनियर सिस्टम इक्वेशन जो है इसके कोफिशिएंट एग्जिस्ट करेंगे। अब कोफिशिएंट एग्जिस्ट करेंगे, अब कोफिशिएंट हमें देखने होंगे ना। अब यहाँ पर एक्स का आगे कोई भी नंबर नहीं है तो हम इसको 1 लेट कर लेते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट हो गया 1, इधर वाई का कोफिशिएंट हो गया 2, इधर एक्स का कोफिशिएंट 2 हो गया, इधर वाई का कोफिशिएंट क्या हो गया? 3 हो गया। ऐसे एक्स में वो नंबर वो वेरिएबल्स आती हैं जो यूज किए गए हैं आपके सिस्टम इक्वेशन में। तो एक्स वाई का यूज किया, यहाँ जेड नहीं है इसलिए हम एक्स वाई पे ही काम करेंगे। क्लियर यहाँ तक? अब बी क्या है? बी आपके पास ये राइट हैंड साइड पर जो नंबर है वो ये है 2 3। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब क्या है? अब देखो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें क्या काम करना है? डिटरमिनेंट देखना है। डिटरमिनेंट, क्योंकि देखो अगर डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल आ गया तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आगे काम करने की जरूरत नहीं है। हालांकि केस 2 आगे के लिए ही है, लेकिन अभी हमें केस 1 पे ही बात कर रहे हैं, तो हम ये करेंगे। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम आगे काम करेंगे। ठीक है ना? तो वही काम किया गया यहाँ पर। तो ए एक्स बी हमने फाइंड किया, हम ना इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकाला तो 1 2 2 3, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर, जैसे डिटरमिनेंट हम निकालते हैं 2 into 2 मैट्रिक्स का, 3 1 = 3 2 2 = 4, तो सॉल्व करने पर कितना आ गया? -1 आ गया। ये डिटरमिनेंट, तो देख सकते हो कि जो डिटरमिनेंट आपका आया है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो केस 1 ये तो लगा, जब डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है तब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जो गिवन सिस्टम इक्वेशन वो कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन है। तो आप ये सारी बातें इस क्वेश्चन में लिखेंगे। ठीक है ना? आप ये सारी बातें इस क्वेश्चन में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है ना?
हम यहाँ लिखते हैं कि जो इनवर्स है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और जो ए मैट्रिक्स है, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent and unique solution, ठीक है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसी में हमें ना एक लाइन, जो हमारे केस फर्स्ट था, हम इसमें एक लाइन ऐड कर देते हैं। ये जो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई जेड, देन we can calculate the value of x, y and z। तब हम x और y z की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास सेम सिचुएशन जो मैंने यहाँ समझी, वो सारी सिचुएशन इस क्वेश्चन में क्रिएट हो रही थी। तो यानी अब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू को, जो मैंने आपको बताया। तो देखिए क्या करना है हमें, इसको वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर हमने ये सारे सिस्टम लिख दिए। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, अब हम बात करेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी की। मैंने आपको ये चीज मैंने बता दी है ऑलरेडी पहले कि ये कैसे आती है, क्लियर यहाँ तक। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी कैसे होगा। अब जो ए इनवर्स है, मैंने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, तो हमने यहाँ कह रखा है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम इनवर्स निकालते हैं। अब इनवर्स मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे कि एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो हम एग्जिस्ट करेगा तो हम निकालेंगे। तो सही इनवर्स, देखो इनवर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मैं आप यहाँ डिस्कस करती हूँ। ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है कि इनवर्स निकालने का फॉर्मूला एडजॉइंट है अपॉन में डिटर्मिनेंट है। तो एडजॉइंट कब निकलता है, जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स होती है आप उसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो एडजॉइंट निकल आता है। बट एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर चाहिए। तो मैं वो मैट्रिक्स यहाँ पर अगेन लिखती हूँ कि वो मैट्रिक्स कौन कौन सी है। यहाँ पर 1 2 2 3 हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी थी, मैं इसका माइनर निकालती हूँ। M11 का माइनर आएगा 3, M12 का माइनर आएगा 2, M21 का माइनर आएगा 2 और M22 का माइनर आएगा 1। आपको आई होप आपको माइनर निकालने आते होंगे, है ना। तो अब हम इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकाला तो इसका 3 आएगा, इसका कोफैक्टर निकाला तो -2 आएगा, इसका कोफैक्टर निकालोगे तो -2 मिलेगा, इसका कोफैक्टर निकालोगे तो 1 मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, कोफैक्टर की मैट्रिक्स क्या है, तो A11 12 20 -2 सॉरी 1 और ये हमारे पास है कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर मैं जब इसका ट्रांसपोज कर दूं, ठीक है ना, मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो एडजॉइंट निकल आता है। तो देखो ये रो थी, हमने इसको कन्वर्ट किया कॉलम में, और ये रो है, हमने इसको कन्वर्ट किया कॉलम में, तो एडजॉइंट निकल आया। और डिटर्मिनेंट तो हमें पता है कि जब हमने इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था तो -1 आया था। तो देखो इनवर्स आ गया हमारे पास, इनवर्स आ गया हमारे पास 3 -2 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट यानी -1। यानी मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 1 अपॉन -1 3 -2 1। अब चाहे तो आप इस माइनस को अंदर भी लेके जा सकते हैं, हम इसको अंदर लेके जाएंगे तो -3 +2 -1। तो ये हमारे पास निकल आया इनवर्स, है ना। तो देखो हमने ना इस इक्वेशन के लिए इनवर्स निकाल लिया, और b हमारे पास है, x भी हमारे पास है। हम सारी वैल्यूज को ना इस इक्वेशन में रख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके काम कर देंगे। अब देखो हमारे पास इक्वेशन थी x इक्वल टू ए इनवर्स b। x क्या यूज हो रहा था, x यूज हो रहा था एक्स वाई, और हमने जो a इनवर्स निकाला है वो क्या -3 2 -1, और हमारे पास जो b है वो है 2 3, ठीक है ना। हमारे पास जो b है वो है 2 3, क्लियर यहाँ तक। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, -3 की मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 से, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 3 से, फिर सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम से करा दीजिए 2 की मल्टीप्लाई 2 से, प्लस में -1 की मल्टीप्लाई 3 से।
और क्या है यहाँ पर एक्स वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। -3 2 6 प्लस में 6 4 प्लस -3 और क्या होगा एक्स वाई। इसको सॉल्व एक्स वाई 0 और ये हो जाएगा 1। कंपेयर कर लीजिए, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। तो इस तरीके से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पर कि मैंने जो आपको केस फर्स्ट डिस्कस किया था, यहाँ पर केस फर्स्ट जो डिस्कस किया है मैंने यहाँ, तो वो क्या है हम ये कब यूज कर रहे हैं। तो केस फर्स्ट मैंने आपका यूज सिर्फ इस पॉइंट के लिए किया, जब आपका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और साथ ही वो नॉन सिंगुलर होगा। और इनवर्स और नॉन सिंगुलर होता है तो हम उसको कंसिस्टेंट कहते हैं और वहां पर यूनिक सॉल्यूशन। तो यानी ये 2 पॉइंट और जरूरी हैं कि वो कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, साथ में वो यूनिक भी होगा, है ना। कंसिस्टेंट होगा, यूनिक होगा और हम एक्स वाई जेड की वैल्यू यानी जो भी आपकी इस लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स यूज होते हैं यहाँ पर हम उन सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। और वो हमने कैसे निकाल लिया आपको पता है कि हमने ए मैट्रिक्स ली, एक्स लिया, बी लिया, फिर हमने डिटरमिनेंट निकाला। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हमारे पास ये पूरा केस लगा। केस लगाने के बाद हमने क्या किया, ये चारों बातें लिखी जो मैंने आपको डिस्कस की थी। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स बी कैसे निकालते हैं आपको पता चला, जो मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दिखा रखा था। मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखा रखा था, इनवर्स निकाला, उसके बाद ठीक है ना, फिर मैंने ना ए इनवर्स निकालने के बाद बी मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स हमें पता थी, फिर हमने इसको इस वाले में पुट करके अब काम करके मल्टीप्लाई किया, देन हमारे पास एक्स वाई जेड की जो भी वेरिएबल आपके लीनियर सिस्टम इक्वेशन में यूज हुए आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस किया उस लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई का यूज हो रहा था, इसलिए हमारे पास यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अगर आपके पास जेड भी होता तो आप जेड की वैल्यू भी निकाल सकते थे। यहाँ पर मैं डिस्कस करती हूँ केस 2 डिस्कस करती हूँ। अब जो केस 2 है वो कैसे होगा, जो केस 2 है तो केस 2 में बात आती है जब हमारे पास डिटरमिनेंट जो होगा वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। जब डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है तो हमारे पास 2 सिचुएशन होती हैं, वो 2 सिचुएशन मैं आपको यहाँ डिस्कस करती हूँ। या तो हो सकता है जब हमारे पास डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 था तो पहले केस में हमारे पास वो कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होते थे। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, जब हमारे पास डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो हमारे पास 2 सिचुएशन होंगे। एक तो होगा हमारे पास मैनी सॉल्यूशन, एक होगा हमारे पास नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब जब डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये मैनी सॉल्यूशन है और ये नो सॉल्यूशन है। अब कैसे चीज को हम फाइंड कर सकते हैं। अब दोनों के लिए तो डिटरमिनेंट सेम रहा 0। अब कोई तो तरीका होगा कि हम लोग बता सके कि डिटरमिनेंट 0 है तो उसका मैनी सॉल्यूशन है, डिटरमिनेंट 0 है तो नो सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हमारे पास फिर 2 पॉइंट आते हैं। तो डॉट से पॉइंट को डिस्कस डॉट लगा देते, उसके मीन मैं पॉइंट के बारे में बात कर रही हूँ। तो अब हमारे पास जो पॉइंट है क्या है, इफ डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 if determinant equal to 0 determinant equals to 0 if adjoint A और B equals to 0 then वो किसकी तरफ इशारा करेगा, वो मैनी सॉल्यूशन की तरफ इशारा करेगा। मीनिंग है अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है, दोनों ही केस में 0 के इक्वल होगा, लेकिन जब आप उस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालेंगे और उसकी मल्टीप्लाई कराएंगे बी से और वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, तो वो कैसा होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा। और दूसरा पॉइंट, अगर डिटरमिनेंट 0 ही है और एडजॉइंट ए और बी की जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे और वो 0 के इक्वल नहीं है तो वो नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो क्या एग्जिस्ट करेगा, नो सॉल्यूशन। तो मैंने आपको दोनों केस के बारे में बता दिया। डिटरमिनेंट दोनों के लिए 0 रहेगा, देख सकते हैं 0 है, लेकिन मैनी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन कब होगा, जब आप एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई बी से कराएंगे तो 0 आ जाए तो मैनी सॉल्यूशन, और एडजॉइंट बी की मल्टीप्लाई कराने के बाद वो 0 के बराबर ना आए तो हम कहेंगे सो नो सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर
अब यहाँ पर मैं फिर से मैं एक एग्जांपल लेके काम करूंगी। जैसे मैंने आपको केस फर्स्ट में काम किया था एग्जांपल लेके, वो फर्स्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर इस केस में एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट क्या है, 0। तो केस फर्स्ट में ही ऐसा था कि जब डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं था तब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल पा रहे थे, और यूनिक भी था, तो इसलिए हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे थे। देखिए, और वो कंसिस्टेंट था। देखो, जब नो सॉल्यूशन होगा तब उसके लिए कहेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट कहेंगे। मैनी सॉल्यूशन पे कंसिस्टेंट ही रहेगा क्योंकि वहां सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन नो सॉल्यूशन पे क्या रहेगा? इनकंसिस्टेंट रहेगा। तो क्लियर आपको? यानी नो सॉल्यूशन पे इनकंसिस्टेंट है क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, और केस फर्स्ट में आपका कंसिस्टेंट ही रहेगा। अब मैं यहाँ पर आपको केस डिस्कस करती हूँ, फिर से एक एग्जांपल। अब मैं ये आपके पास पूरी थ्योरी आपके पास यहाँ पर कवर होती है 4.6 की, तो अब मैं इसका ही एग्जांपल लेके चलती हूँ। जैसे मैंने केस फर्स्ट का एग्जांपल लिया था, सेम केस सेकंड का भी मैं एग्जांपल लेके काम करूंगी। तो केस सेकंड है आपके पास यहाँ पर, केस सेकंड का मैंने एग्जांपल लेती हूँ यहाँ। x प्लस में 3y इक्वल्स टू 5, 2x प्लस में 6y इक्वल्स टू 8, ये है। अब क्या है यहाँ, मैं इस लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, x इक्वल टू b फॉर्म में। अब ए मैट्रिक्स निकालनी है, क्या है? 1 3 2 6, देख सकते हो उनके कोएफिशिएंट 1 3 2 6। फिर x में वेरिएबल कौन कौन से यूज हुए लीनियर इक्वेशन सिस्टम में? x y। और जो b है वो क्या है? 5 8। क्लियर यहाँ तक? अब क्या है, आप पहले डिटरमिनेंट चेक करिए इस मैट्रिक्स का। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो हमारा केस फर्स्ट लगेगा। डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ गया तो हम केस सेकंड पे काम करेंगे। तो मैंने डिटरमिनेंट निकाला 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, तो डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ गया? 0 पे। ओहो, हम तो केस सेकंड के पास चले गए। तो मीनिंग ये है कि हम यहाँ पर किसके पास गए? केस सेकंड के पास गए, क्योंकि डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। तो अब दो बातें हो सकती हैं, जब डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है तो यहाँ दो बातें हैं, या तो मैंने सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया या नो सॉल्यूशन। अब मैनेज सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन कैसे, हाउ कैन फाइंड? तो हम एडजॉइंटर बी की जरूरत पड़ेगी, यानी हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों में तो 0 है। हम ये वाला अप्लाई करेंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि मैनेज सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। तो हमने क्या किया, एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि हमें काम है एडजॉइंट ए इंटू बी पर, तो हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हमने ये जो मैट्रिक्स दे रखी है ए, इसका माइनर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, देन हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो हम ना इस वाले मैट्रिक्स का ना एडजॉइंट निकालते हैं। तो हमारे पास 1 3 2 6 है। हमने डिटरमिनेंट माइनर निकालते हैं। इसका माइनर निकालेंगे तो 11 का आ जाएगा 6, है ना, और इसका आ जाएगा 2, फिर इसके बाद 21 का आ जाएगा 3, और 22 एलिमेंट का माइनर जो है 1 आ जाएगा। इसका कोफैक्टर निकाल लीजिए, 6 आएगा। इसका कोफैक्टर निकाल लीजिए, -2 आएगा। इसका कोफैक्टर निकाल लीजिए, -3, और इसका कोफैक्टर आपके पास आ जाएगा +1, क्योंकि 2 और 2 4 हो जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब मैं यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आएगी आपके पास वो आ जाएगी 6 -2 -3 और 1। जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए तो 6 -2 -3 1, तो आपके पास ये क्या आ गई? एडजॉइंट ए मैट्रिक्स आ गई, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, मैनेज सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन चेक करने के लिए एडजॉइंट ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किससे करानी है? बी से करानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एडजॉइंट बी की मल्टीप्लाई आप करा दीजिए। तो एडजॉइंट ए आपके पास आया 6 -3 -2 1, और बी आपके पास है 5 8। ठीक है, जब आप इनकी मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने के बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा इन्हें। 6 5 से 30 -24 -10 प्लस में 8 आ जाएगा, और जो आप सॉल्व करेंगे तो 6 -2 आएगा। तो मीनिंग है जो आपने एडजॉइंट और बी की मल्टीप्लाई की तो किसके करेगा? 6 -2 के। तो मैं यहाँ लिखती हूँ एडजॉइंट ए और बी की जब आपने मल्टीप्लाई करके सॉल्व कराया तो 6 -2 आ गया। मीनिंग है कि एडजॉइंट ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है ना। अब देखो ये केस कहाँ था, एडजॉइंट ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। फिर हम लिखेंगे, हम यहाँ लाइन लिखेंगे, तो हैंस
the given system equation is inconsistent and solution जो होगा and given system equation it does not exist. तो यहाँ नहीं है, सॉरी सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ लिख देना सॉल्यूशन ऑफ, क्योंकि हम सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं. एंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम इक्वेशंस डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, नो सॉल्यूशन. तो यानी क्या है इसका, नो सॉल्यूशन. और नो सॉल्यूशन पे हमें क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट रहता. तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. तो यहाँ पर सारे डिस्कस हमने सभी केसेस के जो एग्जाम्पल थे, केसेस भी डिस्कस किए और केसेस के साथ हमने उनके एग्जाम्पल भी डिस्कस किए हैं. क्लियर यहाँ तक. तो हम इस एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं.